हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने अपना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर शुरू कर रखा था, वहाँ पर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस को डिटेल में कवर कर लिया था। जो आज की हमारी वीडियो है, इसमें हम कवर करेंगे कंपनी, लाइक कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स की कंपनीज होती हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये सारे के सारे टॉपिक आज हम वन शॉट में कवर करेंगे। चलिए पढ़ते हैं फिर। अब कंपनी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत रिकॉल करा देता हूँ जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कराया है। वहाँ पर मैंने आपको क्या कराया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कराया सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, एक अकेला इंडिविजुअल था और वही सारे के सारे बिजनेस को मैनेज कर रहा था। लाइक सारे के सारे मैनेजरियल डिसीजन वही ले रहा था, वही उसमें एज अ ओनर काम कर रहा था, वही एज अ मैनेजर काम कर रहा था। फिर हमने स्टडी किया जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस। जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस में हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर फैमिली होती है जो कि अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कोई बिजनेस परफॉर्म करती है, और बिजनेस कौन मैनेज करता है, उस फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर जिसको बोलते हैं हम कर्ता। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमने क्या देखा कि कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50 इंडिविजुअल जब अपने रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट करते हैं और कोई बिजनेस परफॉर्म करते हैं, उसे बोलते हैं हम पार्टनरशिप। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि इनके पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम किस सेंस में, सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला है, उसके पास कम रिसोर्सेज होंगे, लाइक वो अपने बिजनेस को बहुत हाई लेवल तक नहीं लेकर जा सकता। ऐसी जॉइंट इंटू फैमिली, ऑल्दो यहाँ पर एक पर्टिकुलर फैमिली है बट उनका बिजनेस भी उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तक लिमिटेड रहता है। और पार्टनरशिप में हमने क्या देखा, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50, ऑल्दो 50 मेंबर्स बहुत होते हैं, बट अगर आपको अपना बिजनेस बहुत हाई लेवल तक लेकर जाना है तब वहाँ पर 50 मेंबर्स भी बहुत कम लगते हैं। इन सब फॉर्म्स में क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पर जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। अगर आपको अपना बिजनेस बहुत हाई लेवल तक लेकर जाना है, लाइक आपको बिलियनियर बनना है, मल्टीनियर बनना है, तब आपको दूसरी फॉर्म चूज़ करनी पड़ेगी जिसे बोलते हैं हम कंपनी। जो कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, दोनों का मतलब सेम होता है। और कंपनीज आपने बहुत देख रखी होंगी, लाइक जब आप कभी अपने स्कूल वगैरह में जाते होंगे या मार्केट प्लेस में जाते होंगे, आपने बहुत बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखी होंगी। वही रहती हैं आपकी कंपनी। आज इस वीडियो में हम कंपनी को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल्दो आपको कंपनीज पता होती हैं कि कंपनीज हम किसे बोलते हैं, बट आपको रियलिटी में उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कंपनी का, आपको वो नहीं पता। ऑल्दो आप सब ने कंपनीज तो देख रखी हैं, जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप भी देख रखी थी, बट जब हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया तब आपको एक्चुअली में पता लगा सोल प्रोप्राइटरशिप किसे बोलते हैं। ऐसे ही आपने कंपनीज देख रखी हैं बट आपको उसका प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं पता। आज हम उसी प्रैक्टिकल मीनिंग को समझेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लोकल लैंग्वेज में कि लाइक लोकल लैंग्वेज में हम कंपनी किसे बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी। लाइक जब एक पर्टिकुलर पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन आपस में ज्वाइन करते हैं कोई बिजनेस परफॉर्म करने के लिए, उस एसोसिएशन को बोलते हैं हम कंपनी। नॉर्मल लैंग्वेज में हम कंपनी किसे बोलते हैं, जब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन आपस में ज्वाइन करते हैं, मतलब अपने रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट करेंगे, उसे हम कंपनी बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है वो पर्टिकुलर ग्रुप होगा वो पार्टनरशिप से बड़ा रहेगा, क्योंकि अगर पार्टनरशिप में कम से कम 50 हैं तो कंपनी में इससे ज़्यादा मेंबर रहते हैं। उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं हम कंपनी। अब कंपनी की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, अब हम उसे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। मतलब कि वो आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसको गॉड ने क्रिएट नहीं किया बट उसको आपने उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट किया है। उसे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ओनर अलग है, ओनर का बिजनेस अलग है, मतलब कि जिन्होंने कंपनी में पैसे लगा रखे हैं वो सब अलग है और जो आपकी कंपनी है वो अलग है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं हम जब आपके बिजनेस पे उसके ओनर की डेथ या उसके साथ अगर कुछ भी इंजरी वगैरह हो रही है,
उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, उसे बोलते हैं हम परपेचुअल सक्सेशन। मतलब कि आपके ओनर आएंगे जाएंगे बट आपकी कंपनी एज इट इज़ चलती रहेगी। एंड अ कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब होता है स्टैंप या कंपनी के सिग्नेचर। सो हम कंपनी किसे बोलते हैं? कंपनी हम उस आर्टिफिशियल पर्सन को बोलते हैं जिसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो, जिसका परपेचुअल सक्सेशन हो और कॉमन सील हो उसके पास। सो अभी आपको ये सारे जो वर्ड्स मैंने बोले, हो सकता है आपको अभी इनको समझने में कन्फ्यूज़न हो रही हो, बट जैसे ही हम कंपनी के फीचर स्टडी करेंगे तब आपको ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और आपको ये बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। क्योंकि जब तक आप इसके फीचर्स नहीं पढ़ोगे, कंपनी के बारे में डिटेल में मतलब उसकी डेफिनेशन को स्टडी करना आपके लिए टिपिकल रहेगा। सो जब मैं आपको फीचर्स करा दूंगा तब आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। सो अभी के लिए कंपनी हम किसे बोलते हैं? एक ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका अलग एग्जिस्टेंस है, जिसके ओनर अलग हैं, बिजनेस अलग है और जिसका परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब उसके मेंबर की डेथ से कंपनी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं हम कंपनी। अब हमने क्या देखा था? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट था, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट। ऐसे ही गवर्नमेंट ने कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए एक सेपरेट एक्ट पास किया हुआ है जिसे बोलते हैं हम कंपनीज एक्ट 2013। और इस एक्ट में सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, लाइक कंपनी कैसे फॉर्म होगी, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, कैसे आप कंपनी के प्रोसीजर्स को परफॉर्म करोगे। सो वो सारे के सारे रूल्स यहाँ पर दे रखे हैं। और क्योंकि आपकी अभी बिगिनिंग है, क्योंकि क्लास 11th में आप फर्स्ट टाइम कंपनी के बारे में पढ़ रहे हो, सो आपको यहाँ पर सिर्फ बेसिक करना है। जो एडवांस लेवल रहेगा वो आप स्टडी करोगे अपनी हायर क्लासेस में। सो अब तक के लिए आपको कंपनी का मीनिंग समझ आ चुका होगा। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो, जो आर्टिफिशियल पर्सन हो, मतलब वो गॉड ने क्रिएट नहीं किया, और जिसके पास कॉमन सील है, उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं हम कंपनी। सो अब हम कंपनी के फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो सके। एंड आवर फर्स्ट फीचर इज़ आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन से आप क्या समझ सकते हो? मतलब ऐसा इंडिविजुअल जिसको गॉड ने क्रिएट नहीं किया, बल्कि आपने उसको लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब जो उस कंट्री का लॉ होगा, लीगल सिस्टम होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको इनकॉर्पोरेट किया है। सो जैसे कि मैं हो गया, आप सब हो गए, आप सब तो गॉड की क्रिएशन है, बट जो आपकी कंपनी होती है वो गॉड की क्रिएशन नहीं होती, उसको क्रिएट किया जाता है अकॉर्डिंग टू लीगल सिस्टम। मतलब कि जो उस पर्टिकुलर कंट्री में रूल्स रहेंगे, रेगुलेशन रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्रिएट करते हो। सो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएशन ऑफ लॉ। और जो आपकी कंपनी होती है, क्योंकि वो हम जैसी तो नहीं है, इसलिए ना ही वो ईट कर सकती है, ना ही वो टॉक कर सकती है लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। बट जो आपकी कंपनी होती है वो लॉ की नज़रों में एज अ सेपरेट इंडिविजुअल है, इसलिए वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, जैसे कि मैं और आप सब कर सकते हो। जैसे कि हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, हम अपने नाम पे खरीद सकते हैं। ऐसे ही जो आपकी कंपनी रहेगी, ऑल्दो वो आर्टिफिशियल पर्सन है, बट वो सारे वो काम कर सकते हैं जो लॉ की नज़रों में एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं। सो कंपनी क्या आपकी आर्टिफिशियल पर्सन। सो अब आपको समझ आ चुका होगा आर्टिफिशियल का कंसेप्ट जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी से क्या मतलब है कि जो बिजनेस है वो अलग है, जो बिजनेसमैन है वो अलग है, मतलब कंपनी की आइडेंटिटी अलग है और जिसने उस कंपनी में पैसा लगा रखा है उसकी आइडेंटिटी अलग है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, वही मालिक होता था, वही बिजनेस होता था, बट यहाँ पर दोनों का एग्जिस्टेंस सेपरेट है। सो यहाँ पर लिख रखा है ओन इनकॉर्पोरेशन एक्वायर सेपरेट एग्जिस्टेंस। मतलब जैसे ही आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो, इनकॉर्पोरेट करने का मतलब जैसे ही आपने सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करी, जो रजिस्ट्रार है उसने आपको कंपनी शुरू करने की पावर दे दी, सो उसी टाइम से आपकी कंपनी अलग होगी और जिसने उसमें पैसे लगाए वो इंडिविजुअल अलग रहेगा। मतलब दोनों का एग्जिस्टेंस सेपरेट रहेगा, ओनर आपका अलग है और जो आपका बिजनेस है, मतलब जो आपकी कंपनी रहेगी वो आपकी अलग रहेगी। और जो आपकी कंपनी है वो एज अ बिजनेस में एंटर कर सकती है, मतलब वो अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकती है, लाइबिलिटीज़ इनकर कर सकती है। जबकि सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था, जो वहाँ पर ओनर होता था वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन अपने नाम पे करता था, बट कंपनी में सारी की सारी ट्रांजैक्शन किसके नेम पे होंगी, सारी की सारी ट्रांजैक्शन आपकी कंपनी के नेम पे होगी। सो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है फॉर्मेशन। अब जो हमारा सोल प्रोप्राइटर होता था उसे तो शुरू करना बहुत आसान था, ऐसी पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। बट क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको आपने सेपरेट एक्ट के अंडर रजिस्टर कराया, सो इसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव इन द सेंस आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, लाइक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ये सारे के सारे जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए ये हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो जो कंपनी की फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होती है एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप। वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस कम रहती हैं, बट कंपनी के केस में वो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा रहती है। सो थर्ड पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन सील। कॉमन सील से आप क्या समझ सकते हो, कंपनी के सिग्नेचर। सो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने पास कॉमन सील रख भी सकती है या ना भी रखे, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के बाद ये मैंडेटरी नहीं है कि हर कंपनी को अपने पास कॉमन सील रखनी है। कॉमन सील के होते हैं कंपनी के सिग्नेचर, क्योंकि कंपनी के हमारी आर्टिफिशियल पर्सन, अब वो खुद तो साइन नहीं कर सकती, इसलिए जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तब उसको एक सिग्नेचर मतलब सिग्नेचर टाइप अलॉट होता है। सो उसे बोलते हैं हम कॉमन सील। सो कॉमन सील आपको क्लियर हो चुका होगा। सो मैंने आपको 4 फीचर्स बता दिए, चारों के चारों फीचर्स में अगर आपको अभी तक कोई डाउट हो सिंपली वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। इसके बाद हम अपने कवर कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर्स। एंड आवर नेक्स्ट फीचर इज़ परपेचुअल सक्सेशन, और ये फीचर हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा था। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है कि जो आपकी कंपनी है, आपको ये तो पता है कंपनी आपकी अलग है, उसके ओनर अलग है, मतलब कि कंपनी इंडिपेंडेंट है उसके मेंबर से। मेंबर के होते हैं जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो क्योंकि आपकी कंपनी का एग्जिस्टेंस सेपरेट है, सो चाहे आपके मेंबर्स की मतलब जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है, चाहे उनकी डेथ हो, चाहे उनकी रिटायरमेंट हो, आपकी कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटर में क्या था, जैसे ही सोल प्रोप्राइटर की डेथ होती थी उसका बिजनेस शट डाउन हो जाता था। बट कंपनी के केस में ऐसे नहीं होता, एक मेंबर जाएगा दूसरा मेंबर आएगा। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्रिएटेड एंड एंडेड बाय लॉ। कंपनी आपकी शुरू भी लॉ के अकॉर्डिंग होती है, और अगर उसको शट डाउन करना है तब भी आपको उसको लॉ के अकॉर्डिंग शट डाउन करना पड़ेगा। मतलब किसी मेंबर की डेथ या किसी मेंबर की इनसैनिटी से कंपनी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपके मेंबर की ऑब्लिगेशन। सो जो कंपनी होती है उसमें जो मेंबर होते हैं, मेंबर कौन होते हैं, जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड इन द सेंस मतलब जितना पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतने ही अमाउंट तक है। मतलब कि सपोज करो अगर कंपनी इन फ्यूचर जाकर इंसॉल्वेंट हो जाती है और किसी इंडिविजुअल ने कंपनी में लगा रखे हैं सिर्फ 1 लाख रुपए, सो उसकी लायबिलिटी सिर्फ उस 1 लाख तक ही रहेगी, इससे ज़्यादा कंपनी उससे 1 भी रुपया नहीं कॉल कर सकती। बट सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था, अगर बिजनेस के पास फंड की कमी पड़ रही है तो सोल प्रोप्राइटर के पर्सनल एसेट बेच दो, उसकी बाइक बेच दो, उसकी कार बेच दो। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। सो जो ओनर होते हैं मतलब कि जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जितना पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया उनकी लायबिलिटी सिर्फ उसी अमाउंट तक होती है। जब ये 1 लाख कंपनी को पे कर देंगे इसके बाद इनको 1 भी रुपया देने की रिक्वायरमेंट नहीं, चाहे आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट हो, चाहे उसके पास सफिशिएंट फंड ना हो। सो ये था कंसेप्ट आपका लिमिटेड लायबिलिटी का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग से क्या मतलब है, जो सोल प्रोप्राइटर था वहाँ पर क्या था, सारा का सारा रिस्क एक ही इंडिविजुअल के ऊपर था। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या था, पूरी की पूरी फैमिली उस रिस्क को बियर कर रही थी। पार्टनरशिप में क्या था, कम से कम 2 ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर आपस में रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। बट कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, इसलिए सारा रिस्क डिफरेंट मेंबर्स में डिवाइड हो जाता है। सो सारा का सारा रिस्क डिफरेंट शेयर होल्डर्स में डिवाइड होता है। अब चाहे आप उनको शेयर होल्डर्स बोल दो, चाहे आप उनको मेंबर्स बोल दो, दोनों का मतलब सेम है। सो कंपनी के केस में क्या होता है, सारा का सारा रिस्क किसी एक इंडिविजुअल को बियर अप नहीं करना पड़ता, वो डिवाइड हो जाता है डिफरेंट शेयर होल्डर में। अब जो कंपनीज का केस है उसमें शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं,
इसलिए हर मेंबर के पास बहुत ही माइन्यूट सा रिस्क बियर करना पड़ता है उनको, अगर उनकी कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है या उनकी कंपनी फ्यूचर में लॉस में चली जाती है। सो यहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड आवर नेक्स्ट फीचर इज सेपरेशन ऑफ ओनर एंड कंट्रोल। अब जो सोल प्रोप्राइटर था वहाँ पर हमने क्या देखा था, वही इंडिविजुअल उसका ओनर है, वही उसकी मैनेजमेंट कर रहा है। पार्टनरशिप में क्या था, वही पार्टनर उसके ओनर थे और वही मोस्टली उसको मैनेज कर रहे थे। बट कंपनी के केस में क्या होता है, इनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स होते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। सो अब कंपनी के केस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। सो सारे के सारे इंडिविजुअल डेली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो वो क्या करते हैं, अपने ही में से कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको पोजीशन मिलती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की और वो उस पर्टिकुलर कंपनी को मैनेज करते हैं। सो सोल प्रोप्राइटर में क्या था, वही अकेला इंडिविजुअल मैनेजर था, वही उसका ओनर था। पार्टनरशिप में भी सेम ही सिनेरियो था। बट कंपनी के केस में क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, सो सारे के सारे मेंबर्स डेली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने में से कुछ मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन मिलती है और वही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं फिर वो आगे मैनेजमेंट को हायर करते हैं और वो मैनेजमेंट होती है जो पूरी की पूरी कंपनी की डेली रूटीन की टास्क जो होते हैं, जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उसको मैनेज करते हैं। सो कंपनी के केस में क्या होता है, ओनरशिप अलग के पास होती है, मैनेजमेंट अलग के पास होती है। सो ऐसा नहीं होता कि जो ओनर है वो ही उसको मैनेज कर रहा है, क्योंकि ओनर्स कंपनी में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब सारे के सारे ओनर डेली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने में से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि आपकी क्लास में होता है, जो आपके क्लास टीचर होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी एक मॉनिटर को सिलेक्ट कर लेते हैं और वही पूरी क्लास की मैनेजमेंट करते हैं। कंपनी के केस में भी सेम सिनेरियो है, जो सारे के सारे मेंबर्स हैं वो अपनी वोटिंग राइट से किसी एक पर्टिकुलर पार्टीज़ को, मतलब कि 10-15 इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेते हैं और अगर बड़ी कंपनी है फिर ज़्यादा इंडिविजुअल सिलेक्ट होते हैं और फिर वो सारे के सारे इंडिविजुअल जिनको हमने सिलेक्ट किया वो उस कंपनी को मैनेज करते हैं। सो ये था हमारा सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल का पॉइंट। सो जो हमने कंपनी की डेफिनेशन में सारे के सारे पॉइंट्स पढ़े, अब वो आपको क्लियर हो चुके होंगे कि हम कंपनी किसे बोलते हैं, कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं। सो अब तक हमें ये तो पता लग गया कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं, लाइक हम अपना बिजनेस कंपनी की टाइप में शुरू करते हैं, तब हमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। अब हम वो बेनिफिट स्टडी कर लेते हैं। एंड आवर फर्स्ट बेनिफिट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या कंसेप्ट है, अब जो कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, जिसको हम ओनर बोलते हैं। कंपनी के केस में हम ओनर्स को या तो मेंबर्स बोलते हैं या हम उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। अब कंपनी को जितना पैसा अरेंज करना है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके पास अपना तो एक भी रुपया नहीं है, तब कंपनी क्या करती है, पब्लिक से फंड रेज करती है और जो उस पर्टिकुलर कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनको बोलते हैं हम शेयर होल्डर। और जो सारा का सारा पैसा उसने इन्वेस्ट कराया, मतलब जो सारा का सारा पैसा रेज किया, उसको बोलते हैं हम शेयर कैपिटल। सो आपको समझ आ चुका होगा शेयर होल्डर किसे बोलते हैं और शेयर कैपिटल किसे बोलते हैं। अब जो सारे के सारे शेयर होल्डर होते हैं वो थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और इसके बदले में उनको मिलते हैं शेयर सर्टिफिकेट, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में शेयर्स भी बोल देते हैं। सो जो शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया, उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उसी अमाउंट तक लिमिटेड रहेगी जितने के उन्होंने शेयर परचेज किए, मतलब कि जितना उन्होंने पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट कराया। अगर वो कंपनी को उतना पैसा पे कर देंगे, उसके बाद कंपनी उनको 1 रुपये भी एक्स्ट्रा कॉल नहीं कर सकती। सपोज करो हमारा एक मेंबर है जिसका नेम है राम, और राम ने इस पर्टिकुलर कंपनी में 1000 के शेयर्स खरीदे। सो अगर ये कंपनी को 1000 रुपये पे कर देगा, उसके बाद इसको एक्स्ट्रा एक भी रुपया पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं। मतलब अगर कल जाकर कंपनी डिसॉल्व हो जाती है तब इससे मैक्सिमम कॉल कंपनी 1000 ही कर सकती है, मतलब अगर इसने 1000 नहीं पे किए। अगर ये 1000 पे कर देगा, इसके बाद इसको एक भी रुपया पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, अगर उसके बिजनेस के फंड कम पड़ गए तब उसकी पर्सनल कार बिक जाती थी, उसका पर्सनल घर बिक जाता था। बट कंपनीज के केस में ऐसा नहीं होता। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मेरिट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी कंपनी है
उसका मेंबर की डेथ या उनकी इंसैनिटी से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब चाहे आपकी मेंबर की डेथ हो, चाहे उसकी रिटायरमेंट हो, चाहे आपके मेंबर चेंज हो, आपकी कंपनी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तभी हम बोलते हैं मेंबर में गो, मेंबर में कम, बट कंपनी गोज़ फॉर एवर। मतलब कि मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, बट कंपनी आपकी चलती रहेगी। बट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या होता था, जैसे ही आपके मेंबर की डेथ हुई या आपके मेंबर मिनिमम लिमिट से कम हो चुके, आपकी पार्टनरशिप तुरंत ही बंद हो जाती थी। बट कंपनी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद हमारी नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, स्कोप फॉर एक्सपेंशन। स्कोप फॉर एक्सपेंशन कंपनी के केस में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल इन द सेंस ज़्यादा मेंबर्स हैं। सो जब ज़्यादा मेंबर्स हैं उनके पास पैसे भी ज़्यादा होंगे, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। सो क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा फंड्स हैं उनके पास, सो ऑब्वियस सी बात है वो अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल तक लेकर जा सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप और जो पार्टनरशिप थी, वहाँ पर आप अपने बिजनेस को उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते जितना आप कंपनी के केस में ग्रो कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट बेनिफिट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब कंपनी के केस में क्या होता था, बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं, सो सारे के सारे मेंबर्स डेली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने में से ही कुछ मेंबर्स को इलेक्ट कर देते हैं एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस पर्टिकुलर कंपनी में मैनेजर्स को हायर करते हैं और वो सारे के सारे मैनेजर्स उस कंपनी को मैनेज करते हैं। सो जो वो मैनेजर्स होते हैं वो प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स होते हैं। लाइक आपको अकाउंट्स का काम कराना है तो आप सीए को हायर करोगे, आपको लीगल वर्क कराना है आप एडवोकेट को हायर करोगे। बट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उनके पास तो रिसोर्सेज कम थे, बट यहाँ पर तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो प्रोफेशनल को ईजिली हायर कर लेते हैं। सो इसी वजह से कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट से आप क्या समझ सकते हो कि जो आपके मेंबर हैं जिन्होंने उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, अगर उनको किसी टाइम ये लग रहा है कि मुझे अब इस कंपनी के साथ कंटिन्यू नहीं करना, वो तुरंत ही क्या कर सकते हैं, अपने शेयर को मार्केट में बेच सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्टॉक मार्केट। बट पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा फीचर अवेलेबल नहीं था, वेयर एज कंपनी के केस में ऐसा फीचर अवेलेबल है। लाइक जो मेंबर्स कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उनको किसी टाइम ये लग रहा है कि अब बहुत हो गया, इस कंपनी के साथ मुझे कंटिन्यू नहीं करना, वो तुरंत ही स्टॉक मार्केट में जाएंगे या ऑनलाइन मीडियम के थ्रू अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। बट सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या जॉइंट इन द फैमिली में ऐसा ऑप्शन नहीं था। सो कंपनी शुरू करने के क्या क्या बेनिफिट्स थे, वो सारे के सारे बेनिफिट्स अब हमने देख लिए, और अब हम कवर कर लेते हैं इसकी लिमिटेशंस। क्योंकि आपको पता है अगर किसी पर्टिकुलर आइटम के पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं सो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी होंगे। अब कंपनी के क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, अब हम उनको कवर कर लेते हैं। एंड आवर फर्स्ट लिमिटेशन इज़ कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। अब अगर आप कंपनी शुरू करना चाहते हो तब आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ेगी। कैसी कैसी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ेंगे, जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, और ये सारे के सारे आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाकर जमा कराने पड़ेंगे। आपको डिफरेंट टाइप की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और अगर रजिस्ट्रार को लगा कि आपके डॉक्यूमेंट वैलिड है तब कहीं जाकर आप कंपनी शुरू कर सकते हो। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। सो इसी वजह से कंपनी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे इंडिविजुअल, मतलब कि जो स्मॉल लेवल पे बिजनेस रन करते हैं, वो इस टाइप की चॉइस को इग्नोर करते हैं। सो कंपनी शुरू करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लाइक आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कराओगे, उनको नोटराइज कराओगे, फिर रजिस्ट्रार को सबमिट करोगे, और अगर रजिस्ट्रार उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ तब वो आपको बोलेगा कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, जबकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी में नहीं आती। सो ये इसकी नंबर 1 लिमिटेशन है। उसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ सीक्रेसी। क्योंकि जो आपकी कंपनीज होती हैं वो किस एक्ट के अंडर रेगुलेट होती हैं, मैंने आपको बताया था कंपनीज आपकी रेगुलेट होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। सो इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी कंपनी के एनुअल रिजल्ट पब्लिश करने पड़ते हैं। एनुअल रिजल्ट से मतलब कि आपको अपनी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस और आपको अपनी कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी।
वो पब्लिक को शो करनी पड़ेगी। सो इससे आपके कॉम्पिटिटर्स को पता लग जाता है कि आपने पिछले साल कितने प्रॉफिट अर्न किए, आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। वेयर एज सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में आपके ऊपर ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं होती, इसलिए वहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल बनाकर रख सकते हो। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन है इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट से आप क्या समझ सकते हो? मैंने आपको क्या बताया कि जो आपकी कंपनी होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। सो सारे के सारे मेंबर्स डेली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने में से ही एक दो मेंबर को सिलेक्ट करते हैं एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर वो उस कंपनी में मैनेजमेंट को हायर करते हैं। अब क्योंकि मैनेजमेंट अलग होगी, ओनर अलग हो चुके हैं, सो क्योंकि मैनेजमेंट का डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट को तो ऑब्वियस सी बात है उनकी सैलरी मिलेगी, बट अगर वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, प्रॉफिट किनके इंक्रीज़ होंगे? जो उस कंपनी में ओनर रहेंगे, इनको तो प्रीफिक्स्ड सैलरी मिलेगी, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे चाहे कंपनी लॉस अर्न करे। सो इसकी वजह से जो कंपनी होती है वहाँ पर इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट होता है, मतलब उनके इंसेंटिव डायरेक्टली इंटरलिंक्ड नहीं होते उनकी वर्क प्रोग्रेस से रिलेटेड। सो ये थी इसकी नेक्स्ट लिमिटेशन। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन है न्यूमरस रेगुलेशन। अब आपको पता है कंपनी शुरू करनी है, आपको कंपनीज एक्ट के बहुत सारे रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, बहुत सारी आपको ऑडिट रिक्वायरमेंट, इसके अलावा आपको स्टैट्यूटरी मीटिंग्स और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, लाइक प्रोक्सी हो गया, मीटिंग के नोट्स हो गए। सो ये सारे के सारे प्रोविजंस आप अपनी हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। सो अभी के लिए आप सिर्फ ये समझो कि अगर आपको कंपनी शुरू करनी है सो आपको बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेंगी। वेयर एज सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के केस में ये बहुत कम होती है, बट कंपनी के केस में लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, मतलब कि आपको कंपनीज एक्ट के फॉलो करने पड़ेंगे, आपको जीएसटी के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करना पड़ेगा आपको, मतलब कि आपके ऊपर बहुत सारे एक्ट का प्रेशर रहेगा अगर आप कंपनी शुरू करने वाले हो। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन है डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कंपनी के केस में क्या होते हैं, मल्टीपल मेंबर्स होते हैं। सोल प्रोप्राइटर में क्या था, अकेला इंडिविजुअल था, वो जब चाहे जैसा चाहे वैसा डिसीजन ले सकता था। ऐसी पार्टनरशिप में था, वहाँ पर क्योंकि कम मेंबर थे, 50 मेंबर्स, तो वो अपना डिसीजन ईजिली ले लेते थे। बट कंपनी के केस में वही बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, और कितने मेंबर होते हैं ये मैं आपको अभी आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। सो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मेंबर होते हैं, सो हर मेंबर का अलग ओपिनियन होता है। सो इसी वजह से काफ़ी बार वो डिसीज़न नहीं ले पाते, उसके लिए आपको वोटिंग्स करानी पड़ती हैं। सो काफ़ी बार जब आप वोटिंग वगैरह का प्रोसीजर अडोप्ट करते हो, सो उसकी वजह से आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। सो ये इसकी नेक्स्ट लिमिटेशन थी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन दे रखी है ओल्गैरिक मैनेजमेंट। अब ओल्गैरिक मैनेजमेंट से आप क्या समझ सकते हो कि ऑन पेपर तो ये सब दिखाया जाता है कि कंपनी एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर सारे मेंबर्स अपनी वोट देंगे और जो मतलब मेजोरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। बट क्योंकि कंपनी में आपको पता है बहुत डाइवर्स मेंबर होते हैं, मतलब वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड रहते हैं। सो सारे के सारे मेंबर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो इसलिए जो मेजर शेयर होल्डर होते हैं, मतलब जिन पे मेजर शेयर होल्डिंग होती है, वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं और सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन्हीं के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। सो जो आपके माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं, मतलब जिन्होंने बहुत कम पैसे लगा रखे हैं, सो उनके अकॉर्डिंग कंपनी एक भी डिसीजन नहीं लेती है। सो इसकी वजह से उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, या तो एज इट इज़ कंटिन्यू रखें जैसे कंपनी डेली परफॉर्म कर रही है, या उनके पास दूसरा ऑप्शन यही होता है कि वो सिंपली इस कंपनी को क्विट कर दें। सो ओल्गैरिक मैनेजमेंट से आप क्या समझ सकते हो कि कंपनी ऑन पेपर तो ये सब दिखाया जाता है कि डेमोक्रेटिक है, हर मेंबर की वोटिंग को कंसीडर किया जाएगा, बट जो मेजर शेयर होल्डर होते हैं, मतलब जिनके पास मेजर शेयर्स होते हैं कंपनी पे, सारे के सारे डिसीजन उन्हीं के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं क्योंकि वोटिंग पावर उनके पास ज़्यादा होती है। सो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास बहुत ही कम राइट्स होते हैं। सो ये कुछ लिमिटेशंस थी कंपनी की, बट जो कंपनी की मेरिट्स हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स डीमेरिट, और कंपनी आपकी सुटेबल रहेगी जब आपको अपना बिजनेस बहुत हाई लेवल पे करना हो, लाइक आप मल्टीनेयर या बिलियनियर लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो, तब आपको कंपनी को अडॉप्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप अपना बिजनेस स्मॉल लेवल पे रन करना चाहते हो, तब आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बेनिफिशियल रहती है।
सो ये तो देख लिया हमने कंपनी क्या होती है, कंपनी के क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या डिमेरिट्स थे। अब हम देख लेते हैं कंपनी कितने टाइप्स की होती हैं। अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 को स्टडी करोगे सो वहाँ पर डिफरेंट टाइप की कंपनीज दे रखी हैं, बट मैं सिर्फ आपको उतना कराऊंगा जितना आपके करिकुलम में स्पेसिफाई कर रखा है। सो आपके करिकुलम में मोस्टली प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी स्पेसिफाई कर रखा है। सो हम इन्हीं दो टाइप की कंपनी को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो अब हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनी है प्राइवेट कंपनी। अब आप किस कंपनी को प्राइवेट कंपनी बोलोगे? सो ये लिखा हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनीज एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में एक एक इन्फॉर्मेशन लिख रखी है। सो प्राइवेट कंपनी का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। सो उसमें बोला गया है कि हम किस कंपनी को प्राइवेट कंपनी बोलेंगे? सो वो कंपनी जो अपने मेंबर को रेस्ट्रिक्ट करती है कि वो उसके शेयर ट्रांसफ़र कर सके। मतलब कि अगर आपने उस कंपनी में एक बार पैसे लगा दिए तब आप उस शेयर्स को बेच नहीं सकते, आपके ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी। अगर आप उन रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करोगे तब कहीं जाकर आप उन शेयर्स को बेच सकते हो। अगर आप वो रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करोगे आप अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। सो यहाँ पर कंपनी क्या रेस्ट्रिक्ट करती है कि जो मेंबर है वो अपने शेयर्स ना बेच सकें। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है हैज़ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़। अब जो ये 2 और 200 मेंबर लिए हैं मैंने, इसमें आप उस कंपनी के प्रेजेंट या पास्ट एम्प्लॉयज़ को नहीं कंसीडर करोगे। और प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती कि आप आकर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। मोस्टली प्राइवेट कंपनी में कौन इन्वेस्ट करते हैं? जो उनके रिलेटिव्स होते हैं या जो उनके नोन में होते हैं। सो यहाँ पर पब्लिक को कभी भी इनवाइट नहीं किया जाता कि आप आकर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज़ करो, डिबेंचर्स परचेज़ करो। और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके नाम के पीछे लिखा होता है वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। काफ़ी बार आप इसको स्टडी करोगे पीवीटी लिमिटेड के नाम से। सो इन शॉर्ट प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? हम उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी बोलते हैं जहां पर आप उसके शेयर्स को सेल नहीं कर सकते। लाइक आपने एक बार परचेज़ कर लिया तब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन रहेगी, आप उसको ईजिली सेल परचेज़ नहीं कर सकते। उसके बाद उसमें कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर्स रहेंगे और इन 200 मेंबर्स में आप ना तो प्रेजेंट एम्प्लॉय ना पास्ट एम्प्लॉय को कंसीडर करोगे। और प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज़ करो, डिबेंचर्स परचेज़ करो। प्राइवेट कंपनी के पीछे मतलब जो भी प्राइवेट कंपनी का नेम होगा, सपोज करो जैसे कि श्री राम नेम है प्राइवेट कंपनी का, सो उसका प्रॉपर नेम क्या होगा? श्री राम प्राइवेट लिमिटेड। सो प्राइवेट कंपनी के नेम के पीछे हमेशा वर्ड प्राइवेट लिमिटेड दिखेगा। सो प्राइवेट कंपनी हम किसे बोलते हैं? सारे के सारे प्रोविजंस हमने डिटेल में स्टडी कर लिए। अब हम स्टडी कर लेते हैं पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी के बारे में किस सेक्शन में लिखा हुआ है? पब्लिक कंपनी के बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2031। अब हम किस कंपनी को पब्लिक कंपनी बोलेंगे? जहां पर कम से कम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम नो लिमिट। मतलब कि वहां पर कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, मतलब 7 शेयर होल्डर्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। मतलब कि मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड। मिनिमम कितने? 7। प्राइवेट कंपनी में क्या था? कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 200। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़। मतलब कि आप इसके शेयर्स अगर आपने एक बार खरीद लिए आप उनको आसानी से शेयर मार्केट में जाकर बेच सकते हो। बट प्राइवेट कंपनी में क्या था? अगर आपने एक बार शेयर्स खरीद लिए तब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोविजंस रहेंगे, आप अपने शेयर्स को ईजिली नहीं बेच सकते। बट पब्लिक कंपनी में आप अपने शेयर्स अगर आपने एक बार शेयर्स खरीद लिए, मतलब आपने कंपनी में एक बार पैसे लगा दिए, जब आपकी रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस कंपनी के साथ कंटिन्यू नहीं करना, आप अपने शेयर्स को ईजिली बेच सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज़। मतलब पब्लिक कंपनी में क्या होता है? वो नॉर्मल पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप आओ मेरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो, हमारे शेयर्स परचेज़ करो, हमारे डिबेंचर्स परचेज़ करो। और उसके अलावा जो पब्लिक कंपनी होती है उसके नेम के पीछे लिखा होता है वर्ल्ड लिमिटेड। जैसे वहाँ पर क्या था? श्री राम प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर क्या होगा? श्री राम लिमिटेड। सो प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड होता है, पब्लिक कंपनी में सिर्फ वर्ड होता है लिमिटेड।
सो पब्लिक कंपनी के क्या क्या प्रोविज़न है, सबसे पहले लिखी हुई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 में। इसमें कम से कम 7 ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, मतलब आप जब इस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहो खरीदो, जब बेचना चाहो बेच सकते हो। और ये जनरल पब्लिक मतलब नॉर्मल पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आप आकर हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। इसके वर्ड के पीछे लिखा होता है नेम वर्ड लिमिटेड। सो पब्लिक कंपनी हम किसे बोलते हैं ये आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, अ प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ट्रीटेड एज अ पब्लिक कंपनी। मतलब कि अगर कोई एक हमारी प्राइवेट कंपनी है, सो अभी के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये हमारी प्राइवेट कंपनी है और ये हमारी एक पब्लिक कंपनी है। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पब्लिक और ये है हमारी प्राइवेट कंपनी। सो अगर ये प्राइवेट कंपनी इस पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, सब्सिडरी से मतलब कि अगर इस कंपनी ने पब्लिक कंपनी ने प्राइवेट कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स परचेज कर रखे हैं, मतलब पब्लिक कंपनी ने इस कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा है, सो जो ये प्राइवेट कंपनी है इसको हम नॉर्मली बोल लेंगे पब्लिक कंपनी। सो अगर हमारी कोई प्राइवेट कंपनी है, जैसे कि ये प्राइवेट कंपनी है और ये इसकी सब्सिडरी है, सब्सिडरी से मतलब कि इस कंपनी ने इसमें 50% से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, तब हम इस कंपनी को नॉर्मली पब्लिक कंपनी ट्रीट करते हैं। सो काफ़ी बार ये पॉइंट आपके टिक द करेक्ट में एग्जामिनर पूछ लेते हैं। सो पब्लिक कंपनी किसे बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी किसे बोलते हैं, ये मैंने आपको डिटेल में कवर करा दिया। अब हम देख लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी शुरू करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप प्राइवेट कंपनी शुरू करते हो तब आपको पब्लिक कंपनी के अगेंस्ट क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, अब वो हम सारे के सारे बेनिफिट कवर करेंगे। सो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, मेंबर्स। पब्लिक कंपनी के लिए आपको कम से कम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है अगर आपको पब्लिक कंपनी शुरू करनी है, बट प्राइवेट कंपनी आप सिर्फ 2 मेंबर्स हो तब भी शुरू कर सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टर्स का। डायरेक्टर्स जो कि मैंने आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताए थे। सो प्राइवेट कंपनी अगर आपको शुरू करनी है कम से कम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। सो अगर आपके पास कम डायरेक्टर हैं सो आप सिंपली प्राइवेट कंपनी शुरू कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लोन टू द डायरेक्टर। अब प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर को ईजिली लोन दे सकती है, मतलब उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, बट वही अगर आपकी पब्लिक कंपनी है उसको अगर अपने डायरेक्टर को लोन देना है तो पहले वो गवर्नमेंट से कंफर्म करेगी, जब गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल जाएगी तब कहीं जाकर वो अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट है मेंबर इंडेक्स। प्राइवेट कंपनी को मेंबर का इंडेक्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं कि लाइक हमारे पास कौन कौन मेंबर हैं, कितने शेयर्स कितने डिबेंचर्स परचेज कर रखे हैं, बट पब्लिक कंपनी को प्रॉपर इंडेक्स प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रॉपर बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोस्पेक्टस का। प्रोस्पेक्टस एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि पब्लिक कंपनी इशू करती है जब वो पब्लिक से फंड रेज करती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को तो पब्लिक से पैसा उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टैट्यूटरी मीटिंग का। प्राइवेट कंपनी को किसी भी टाइप की मीटिंग परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट पब्लिक कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती है, लाइक उसको डिफरेंट मीटिंग्स अरेंज करनी पड़ती हैं। सो प्राइवेट कंपनी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं पब्लिक कंपनी के अगेंस्ट, वो सारे के सारे हमने बेनिफिट्स देख लिए। बट पब्लिक कंपनी के पास सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि वहाँ पर अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी में आपके सिर्फ 200 मेंबर हो सकते हैं। सो अगर आप बिजनेस अपना बहुत हाई लेवल तक लेकर जाना चाह रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको पब्लिक कंपनी को अडॉप्ट करना पड़ेगा रेदर देन प्राइवेट कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में क्या क्या बेनिफिट्स अवेलेबल थे वो सारे के सारे मैंने आपको डिटेल में कवर करा दिए। अब हम डिटेल में कवर कर लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या क्या डिफरेंस होता है। लाइक जो मैंने आपको अभी तक सारे के सारे कंसेप्ट कराए, इस डिफरेंस से आपको वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब हमारा फर्स्ट डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स का। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है 7, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं अनलिमिटेड, बट प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं 200। सो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में मेंबर का क्या डिफरेंस था आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है मिनिमम डायरेक्टर। अगर आप पब्लिक कंपनी शुरू कर रहे हो तब आपको कम से कम 3 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे,
बट प्राइवेट कंपनी में आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस है इंडेक्स ऑफ मेंबर। पब्लिक कंपनी को इंडेक्स प्रिपेयर करना पड़ता है कि लाइक हमारे पास कितने शेयर होल्डर हैं, किस शेयर होल्डर ने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, किस डेट को इन्वेस्ट किया है। बट प्राइवेट कंपनी के ऊपर ऐसी कोई ओब्लिगेशन नहीं होती कि लाइक उसको मेंबर का इंडेक्स बनाना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। पब्लिक कंपनी में आप अपने शेयर्स को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो, यहाँ पर आपके ऊपर कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। मतलब जब आप चाहो आप अपने शेयर्स खरीद सकते हो, आप उनको बेच सकते हो। बट प्राइवेट कंपनी में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं और इसी वजह से आप शेयर्स को ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बट पब्लिक कंपनी में आप बहुत ज़्यादा ईजिली बेच सकते हो। मतलब जब आपकी रिक्वायरमेंट है आप शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को ईजिली सेल कर सकते हो और उनको दोबारा से परचेज़ कर सकते हो। बट प्राइवेट कंपनी में अगर आपने एक बार शेयर्स खरीद लिए तब आप उनको ईजिली बेच नहीं सकते। सो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है इन्विटेशन टू पब्लिक। पब्लिक कंपनी में नॉर्मल पब्लिक इनवाइट करी जाती है कि आप अगर हमारे शेयर्स खरीदो, हमारे डिबेंचर्स खरीदो। बट प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती। नॉर्मली प्राइवेट कंपनी में फ़ंड कहाँ से अरेंज किए जाते हैं? अपने रिलेटिव से। मतलब जो प्राइवेट कंपनी शुरू करता है वो नॉर्मली प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, मतलब जो उसके नोन में होते हैं उनको शेयर सेल करता है। बट पब्लिक कंपनी में नॉर्मल पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि आप आकर हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। सो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या क्या डिफरेंस है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और जो कंपनी का टॉपिक था आपके सिलेबस में वो सारा का सारा हमने डिटेल में कवर कर लिया। ऑल्दो कंपनी का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, सो क्योंकि आपकी क्लास अभी बेसिक है, आप डिटेल में स्टडी करोगे इसी टॉपिक को अपनी हायर क्लासेस में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.